हे हेलो वेलकम बैक एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो कैसे हो आप लोग यार? होप सो मस्त ही होंगे यार, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे और उसके साथ साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि माइंड को फ्रेश रखना बहुत जरूरी है। आज की ये सुबह और स्टार्ट कर लेते हैं आज की कहानी। मेरी जुबानी ये सुबह बहुत औसम है यार। सुबह सुबह आज मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ बॉस, ठीक है। सो एनर्जी लेवल एकदम मस्त तरीके का होता है, कॉन्फिडेंस मस्त तरीके का होता है, ठीक है। आपने भी फील किया होगा अर्ली इन द मॉर्निंग। सो आज एक ऑसम सा प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अच्छा सर, सुबह की बात क्यों कर रहे हो आप? सुबह की बात बॉस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह जब आप सो के उठते हो तो आपका माइंड फ्रेश होता है, फिर आपको भूख लगती है, फिर आपको नाश्ता ब्रेकफास्ट करने का मन करता है। तो ब्रेकफास्ट करने का मन करता है ना, तो फिर आप कुछ चाय पी दो या कॉफी या दूध, जो भी आपको अच्छा लगता है। सो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रिलेट करता है आज हमारे। अगर मैं आपको ऑफर करूं चाय पीनी है बॉस, 1 कप ऑफ टी विद मी या कप ऑफ कॉफी विद मी, ओके, पीना चाहते हो तो आज आपको एंजॉय कराने वाला हूँ कप ऑफ टी के साथ, ओके। तो बात करने वाले हैं जो भी हम डेली चाय पी लेते हैं, या फिर आपको पता नहीं हैबिट है कि नहीं है पीने की, मतलब कुछ लोगों को नहीं होती है, कुछ को होती है। बट आज हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, जहां पे हमारे चाय के प्याले का डिस्कशन होने वाला है और उसी के थ्रू हम यहाँ पे सारा कंसेप्ट ऑसम तरीके से सीखने वाले हैं। मजा आने वाला है यार। इससे क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं हर साल, मेंस में भी और नीट में भी, दोनों एग्जाम में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की मैं बात करूंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट हो रहा है, थर्मल स्ट्रेस, जो पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैं उसको कवर नहीं कर पाया था, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा। तो छोटा सा प्यारा था, उसके फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल डायरेक्ट उसके फॉर्मूले पे पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसी की डिस्कशन करने वाले हैं, ओके। स्टार्ट करूं बॉस, कम ऑन। देखो यार, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मतलब न्यूटन साहब ने, देखो ये एक्चुअली रेडिएशन ही हो रहा है एक तरीके से। मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन जब हम पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर में, तो वहां पे हमने क्या किया था, ठीक है, कि वहां पे स्टीफन्स लॉ हमने सीखा था, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमने सीखा था। अब थर्ड होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो न्यूटन साहब ने डिफाइन किया था कि जो कूलिंग होती है ना, जो हीट का जो लॉस होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, वो किस तरीके से होता है, उसका प्रोसेस क्या है। ये सारी बातें आज की इस कहानी में हम करने वाले हैं और इसको औसम तरीके से सीखेंगे यार। मतलब मजा आ जाएगा, आपके हर क्वेश्चन यहाँ से आप सॉल्व करके आ सकते हैं, यानी 4 मार्क्स आपकी मुट्ठी में है और उनको आप सॉल्व करके आने वाले हैं मस्त तरीके से, ठीक है। ओके, तो न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि देखो, छोटा सा पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला, आज की एक कहानी, मेरी जुबानी, मेरे साथ आप बैठेंगे और 1 कप ऑफ टी आप यहाँ पे पीने वाले हैं, ठीक है। ये मिल गया देखो आपको 1 कप ऑफ टी, ओके। सो अगर यार आपने पीना है तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा और फिर मिल बैठ के हमें एंजॉय करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो 1 कप ऑफ टी है हमारे पास और बिल्कुल हॉट कप है, मतलब इसमें जो चाय है बिल्कुल गर्म हो रखी है, वो बढ़िया तरीके से, और किसी ने आपको दी और जैसे आपने उसको सिप सिप करके पीना स्टार्ट किया, ये तो इतनी गर्म है यार, ये तो थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ। फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद पीते हैं, थोड़ी सी नॉर्मल सी हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है, नॉर्मल सी हो जाएगी का मतलब क्या है? जब ये गर्म थी, एकदम भयंकर गर्म थी, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था इनिशियली, व्हाटएवर T1 होगा लेट्स से, तो थोड़ी देर आपने रख दिया, आप अपने काम में बिजी हो गए, आप काम करने लगे, फिर आपको याद आया उतरी चाय भी तो रखी है, फिर आपने चाय उठाई और पीने लगे, ठीक है। फिर वो थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी थी, मतलब कंपैरेटिवली थोड़ी सी टेम्परेचर उसका कम हो गया था, फिर आपने थोड़ी सी पी, फिर से रख दी, फिर से आप अपने काम में बिजी हो गए, आप पढ़ाई करने लगे, कुछ भी करने लगे, फिर आपको याद आया उतरी यार, ये कुछ टाइम के बाद आपको याद आया कि यार चाय तो रखी है, फिर आपने देखा थोड़ी सी और ठंडी हो चुकी है, मतलब एज द टाइम पासेस उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। उत्तरी ये क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। इसी चीज को ऑब्जर्व किया था न्यूटन साहब ने, उन्होंने बोला दिस इज द फिनोमेना ऑफ कूलिंग। चाय का जो टेम्परेचर था इस बॉडी का, इसको हम एक बॉडी मानेंगे, बॉडी का जो टेम्परेचर था वो विद रिस्पेक्ट टू इसके रिस्पेक्ट में जहां पे रखी हुई है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग का भी तो कुछ टेम्परेचर होगा चांदी मेरे, लेट्स सी T0, सराउंडिंग के टेम्परेचर को हम नाम दे देंगे T0, ओके। सो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जो हमारा सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है उसके रिस्पेक्ट में इसका टेम्परेचर ज्यादा है, यस है सर। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है ना, ये जो टेम्परेचर, इसकी वजह से ये अपनी हीट लॉस करती है। आपने देखा होगा चाय में से इस तरीके से हीट निकलती रहती है, ओहो यार सर, यस यस यस, ये हीट निकलती रहती है, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है। बॉडी का टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जिसको आप लिखेंगे बॉडी का टेम्परेचर, ये T1 मान लिया हमने बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर,
इस डिफरेंस की वजह से हीट लॉस हो रही है। लॉस हो रही है हीट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एज द टाइम पासेस। आप थोड़ी देर के लिए, मैंने आपको चाय दी, लो यार चाय पियो, आप भी क्या याद रखोगे। आपने बोला यार सर बिल्कुल ही, बस ये थोड़ा सा काम है कर लेता हूं फिर मैं चाय पीऊंगा। आपने वो चाय लेके मेरे से रख दी और आप भूल गए। 10 मिनट बाद आपने देखो ठंडी हो चुकी थी, बिल्कुल ठंडी, आफ्टर 10 मिनट्स। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अगर आपने देखा उसको तो टोटली ठंडी होगी, मतलब उसकी मैक्सिमम एनर्जी वो लॉस कर चुकी है, मतलब उसका टेम्परेचर फॉल हो चुका है, कम हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। ये जो प्रोसेस चल रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझना, यानी जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू हैव टू रिमेंबर हियर। या तो आप लिखेंगे टेम्परेचर जो रेट है ना चेंज होने का टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या तो आप ये लिखेंगे और, ठीक है, जो हीट लॉस हो रही है dq ओवर dt, यानी रेट ऑफ हीट लॉस लिखेंगे, रेट ऑफ हीट लॉस ऐसे भी तो लिखेंगे। और हीट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा हीट तो कम होती जाएगी, लॉस होती जाएगी, टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन ले लेते हैं। टेम्परेचर भी आप इस तरीके से ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, इसी से ये बनता है। इसको बोलेंगे हम रेट ऑफ टेम्परेचर जो वहां पे चेंज हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है, रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल, जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उसका रेट है ये, क्योंकि टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हीट जो लॉस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एज द टाइम पासेस, जो टी है, टाइम को हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, दिस इज योर टाइम। अगर मैं कैपिटल टी कहीं पे यूज कर रहा हूं तो वो टेम्परेचर के लिए यूज होगा, वो टेम्परेचर के लिए यूज होगा, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना, ये मतलब माइंड में रखना है। तो यार न्यूटन बाबा ने थोड़ी सी छोटी सी प्यारी सी बात को ऑब्जर्व किया और अपना फंडा बना डाला। सोचो, है ना, जो सोच लेता है वो उसको बना देता है बॉस, हम सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे आपने अब समझना है, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, उन्होंने बोला बेसिकली, उन्होंने बोला कि यार ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है और ये जो हीट लॉस हो रहा है, इनमें क्या रिलेशनशिप है। उसने बोला जो हीट लॉस हो रहा है ना, dq ओवर dt, द रेट ऑफ हीट लॉस है, लॉस हो रहा है नेगेटिव साइन के साथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है भाई वो इसके लॉस के अकॉर्डिंग है, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चेंज इन टेम्परेचर है, जिसको आप लिख सकते हो माइनस dq ओवर dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये है, देखो ये है कहानी। और जब एक चाय का कप आपके पास आता है तो आफ्टर सम टाइम, सपोज करो चाय का कप आपके पास आया ये वाला, ठीक है, और आपने बोला यार थोड़ी देर बाद पीता हूं, तो आफ्टर सम टाइम आपने देखा T1 टाइम के बाद उसका टेम्परेचर हो चुका था T1, इनिशियल मान लो T1 था और बाद में हो गया T2, आफ्टर टाइम T1। फिर आपने थोड़ी देर बाद और देखा, आफ्टर टाइम T2 के बाद टेम्परेचर हो गया T3, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, फिर हो गया T4, आफ्टर T4 के बाद, मतलब धीरे 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 उसकी कूलिंग हो रही है। और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस ये नॉर्मली बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग इसको किस तरीके से यूज करेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए, स्टेटमेंट ये था, दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ये रिलेशन आपने याद रखना है, या तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, और अगर आप रेट ऑफ हीट लॉस नहीं लिखना चाहते तो रेट ऑफ टेम्परेचर ले लेंगे आप, यानी dt ओवर dt, है ना, ये टेम्परेचर है, ये टाइम है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन आपने बस याद रखना है, इसका यूज कैसे करना है क्वेश्चंस करने के लिए ये तो मैं बताऊंगा ना। तो इसको बोला है रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल, ठीक है, ये रेट है, रेट का मींस आप इसको r से डिनोट कर सकते हो सिंपली, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, नॉर्मली आप लिख सकते हो। बस याद रखना कि रेट का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंपल। तो ये r हो गया आपके पास, तो ये r दिख रहा है तुम्हें, जो रेट है वो टेम्परेचर के चेंज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये तुम्हें बिल्कुल दिख रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ सर इसका यूज कैसे करेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए। मैं पूरा इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, पूरा हम रिलेशन नहीं निकालेंगे, मैं डायरेक्ट आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि कौन सा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका यूज किया जाता है इसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सो मजा आने वाला है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, अल्टीमेट तरीके से, जिससे आपकी कैलकुलेशन प्रोसेस भी शॉर्ट हो जाएगा और अच्छे से क्वेश्चन आप विद इन लास्ट टाइम आप यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। और इसके जो ग्राफ है इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं एज इट इज, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जो एज इट इज आ सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई देखो ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने समझ लिया, देखो लॉजिकली यार सब ने किया, बचपन से हम सब कर रहे हैं, बस न्यूटन बाबा ने इसको साइंटिफिक वे में रिप्रेजेंट कर दिया, बस वो साइंटिस्ट बन गए बॉस, ठीक है।
यार चाय हम भी पी रहे हैं, चीजें हैं रखी हैं, गर्म है, ठंडी हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। जैसे चाय होती है ना, उसमें जो जब हम पानी को गर्म करते हैं उसमें चाय पत्ती डालते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, तो मिक्सिंग हो रही है ना, तो धीरे धीरे उस तरीके की जो लॉस हो रही है हीट का, ठीक है, वो जो लॉस होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का है, वो सारा हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बट उसको मैथमेटिकली साइंटिफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। समझ गए लॉजिक? तो रेट टेम्परेचर का ले लो या हीट लॉस ले लो, एक ही बात है। टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा बॉडी और उसके आसपास का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उनके बीच में होना चाहिए। इतनी बातें याद रख लोगे? यस, आगे बढ़े। यस, तो ये सो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर, द रेट ऑफ कूलिंग यानी dt ओवर टी, dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो इसको मैंने बोला था रेट ऑफ टेम्परेचर फॉल या रेट ऑफ कूलिंग, डायरेक्ट बोल सकते हो आप इसको रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग का नाम दे सकते हो, मतलब आर लिख सकते हो नॉर्मली, और मैंने अभी लिखा है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैं टी नोट से डिनोट कर रहा हूं। समझ जाओगे ना? यस, ठीक है। अब सर हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये हमने इंपॉर्टेंट है, और याद रखना दोस्तों ये नेगेटिव साइन के साथ होता है हमेशा, ठीक है। वैसे उसका यूज नहीं करोगे तो भी न्यूमेरिकल हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट आपको थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि लॉस हो रहा है टेम्परेचर का, ठीक है जी। अब करेंगे क्या सर, ये बताओ अब करेंगे क्या? देखो भाई, टू सॉल्व न्यूमेरिकल बस ये याद रखना आपने जो अब बता रहा हूं, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल आएंगे तो आपने क्या याद रखना है ना, व्हेन, ध्यान रखना, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है, ड्यू टू रेडिएशन प्रोसेस ही तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू रेडिएशन प्रोसेस फ्रॉम समथिंग T1, इनिशियल टेम्परेचर को T1 होगा और बाद में हो गया T2 इन एनी टाइम T, किसी टाइम T में। जब भी कभी ये प्रोसेस, देखो यार सीधी सी बात है ना, आपने मिल्क लिया, दूध लिया, गर्म दूध लिया या चाय लिया, कॉफी ली, थोड़ी देर रख दी, ठंडी हो गई थोड़ी सी, फिर थोड़ी देर रख दी, फिर ठंडी, फिर प्रोसेस चल रहा है कि अगर आप उसको आफ्टर सम टाइम देखोगे बिल्कुल ठंडी हो चुकी होगी, ठंडा पानी बन चुकी होगी, नहीं तो अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर ऐसे समझ लो कि सपोज करो फिर से हम एक कप ऑफ टी ले लेते हैं तो ज्यादा फील आ रहा है, ठीक है, तो इसका इनिशियल टेम्परेचर है, मम्मा ने आपको कप ऑफ टी दी, लो बेटा पी लो उसको, जल्दी से जल्दी से उड़ा डालो उसको, ठीक है। तो आपने बोला मम्मा बहुत तेज टेम्परेचर है इसका, तो इनिशियल टेम्परेचर T1 था, आपने बोला थोड़ी देर रख देते हैं, तो थोड़ी देर रखा आपने, तो कब, जब थोड़ी देर के बाद आपने देखा, तो थोड़ी देर का मतलब होता है आफ्टर सम टाइम, T1 के बाद टेम्परेचर कुछ और हो चुका था, ऑब्वियसली इमेजिन करो थोड़ी ठंडी हो गई होगी, फिर आपने बोला चलो यार जल्दी से पी लेता हूं, फिर से आपने थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो आफ्टर थोड़ी देर का मतलब आफ्टर फिर अगेन सम टाइम T2 उसका टेम्परेचर कुछ और हो गया होगा। तो धीरे धीरे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, चांदी मेरे, टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, व्हेन द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस और डिक्रीजेस एक्चुअली, ठीक है, ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम T1 टू T2 इन एनी टाइम T, तब क्या करेंगे आप, समझ गए? तो एक सीरीज बन सकती है ना, यहाँ पे सीरीज बन सकती है। अगर क्वेश्चन में एक टाइम दे रखा है तो क्या करेंगे, दो टाइम दे रखे तो क्या करेंगे, देखो भाई, तब आपने यूज करना है, यूज द गिवन फॉर्मूला, जो मैं बता रहा हूं गिवन फॉर्मूला, और सपनों में बस यही आना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन, एंड जो मैं ग्राफ बताऊंगा दैट्स इट, है ना, इससे ज्यादा आपको कुछ यहाँ पे करना बनना है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आता है 100%, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला है सर, देखो भाई, अभी अभी आपने लिखा था dt ओवर दिस, तो ये चेंज डिवाइड बाय टाइम होता है, और यहां पे जो ये बॉडी का टेम्परेचर होता है इसको हम एवरेज लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन मान के चलते हैं, जब भी न्यूमेरिकल करते हैं हम लेंगे बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर बाय 2, यानी एवरेज लेंगे, बॉडी के टेम्परेचर को एवरेज लेते हैं हमेशा जब एक सीरीज बनती है, एंड दिस इज सराउंडिंग टेम्परेचर, और ये जो होगा dt इसको लेंगे हम T1 माइनस T2 डिफरेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर डिवाइड बाय दिस टाइम, बस होगी कहानी खत्म। तो मैं लिखूंगा T1 माइनस T2 बाई टी इक्वल टू कुछ कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, और अंदर बचेगा TB की जगह आप लिख दोगे T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0, खत्म कहानी। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज। ऐसे याद रखना कि है क्या, T1 उस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर, T2 आफ्टर टाइम T टेम्परेचर, K कुछ कांस्टेंट है, T1 इनिशियल, T2 आफ्टर सम टाइम T, ठीक है, बाय 2 माइनस T0, ये तो आपको बताइए सराउंडिंग है ये। अगर इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है तो टाइम दे रखा है तो T2 पूछ लेगा, अगर T1 भी दे रखा है, T2 भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है तो T0 पूछ लेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर ये तीनों टेम्परेचर दे रखा है तो टाइम पूछ लेगा। 3 कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं,
कभी कभी पूछ लेता है किसका कूलिंग रेट ज्यादा है किसका कम है एंड ऑल समथिंग लाइक दैट। ओके कम ऑन। तो ये फॉर्मूला यू हैव टू यूज, कैसे यूज करना मैं बताऊंगा ना, टेंशन नहीं लेने का, मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है। पहले बस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लो, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू के एवरेज वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर माइनस टी नोट, दिस इज द सराउंडिंग टेम्परेचर। हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसमें आपने कोई टेंशन वाली बात है नहीं यार, है ना, आप बस देखते जाए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत इजी बनाऊंगा आपके लिए, टेंशन मैं बिल्कुल वो इमेजिन करके चलता हूं कि अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं तो मैं उस क्वेश्चन को कितनी इजीली और कितनी जल्दी सॉल्व कर सकता हूं, क्या टेक्निक, क्या मेथड, नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड अगर है तो उनमें से कौन सा मेथड मुझे यूज करना है, वही मान के मैं आपको सिखाऊंगा यार, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है, वही मान के मैं आपको सिखाऊंगा कि इजीली आप क्वेश्चन को कैसे फोड़ सकते हो, क्रैक कर सकते हो, समझ गए ना लॉजिक। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन ट्राई करें, पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसके बाद जो उसके इंपॉर्टेंट ग्राफ है फिर वो डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ कि ग्राफ कौन सा आ सकता है 100%। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो एप्लीकेशन करना आ जाएगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। ओके कम ऑन। ओके सो पहले एक एग्जांपल मैंने लिया है, क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम का नहीं लिया है। ओके तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया, उसी के थ्रू पहले आपको समझा देता हूँ यार ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। हम हर टाइप का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कर डालेंगे, आप टेंशन मत लो, आप बस देखते रहिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल पहले मैंने ले लिया, उसने बोला एक बॉडी है, वो कुछ भी हो सकता है, पानी वानी चाय वाय जो भी वो ले लेगा, वो कुछ भी हो सकता है। उसने बोला बॉडी कूल्स फ्रॉम, ठीक है जी, एक बॉडी है जो कूलिंग हो रही है, उसकी इनिशियल टेम्परेचर देखो, वो बोली कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियल टेम्परेचर उसका 60 था फिर 40 हो गया, कितना टाइम लिया 7 मिनट। अगेन वो 40 डिग्री से टी टेम्परेचर पे आ गई कोई, दिस इज अननोन, है ना, अगेन उसने टाइम लिया 7 मिनट। देख जब उसका 60 था 40 डिग्री सेल्सियस तक आने में 7 मिनट का समय लगा, मतलब 7 मिनट बाद आपने देखा उसका टेम्परेचर 40 हो चुका था। फिर नेक्स्ट 7 मिनट आपने बाद देखा उसका टेम्परेचर कुछ और हो गया 40 से अलग, टी हमें नहीं पता क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर है 10 मिनट। तो बताओ टी की वैल्यू क्या है, समझ गए ना, टी की वैल्यू क्या है, समझ गए। आपके पास एक कप ऑफ टी आई है ना, उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर 7 मिनट आपने देखा यार ये तो 40 हो गया, थोड़ी सी ठंडी हो गई, फिर नेक्स्ट आफ्टर 7 मिनट आपने देखा और ठंडी हो गई, और उसका टेम्परेचर कितना वो नहीं पता, वो निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखना, जब 2 टाइम में प्रोसेस चल रहा हो, है ना, आपकी चाय आपकी कोई भी जो बॉडी है वो 2 टाइम में ठंडी हो रही है, एक तरीके से ऐसे समझ लो कूलिंग हो रही है उसकी, तो इसको मान लो फर्स्ट कंडीशन जब वो 60 से 40 जा रहा है, और इसको मानेंगे सेकंड कंडीशन। यानी इस टाइप के क्वेश्चन जब भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन आएगा ना, 2 इक्वेशन हमेशा बनेंगे, ध्यान रखना 2 इक्वेशन। पहले हम लेंगे 60 टू 40 के लिए, फिर लेंगे 40 टू टी के लिए, क्योंकि 2 टाइम है। तो अब यूज करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको, कौन सा सर, ठीक है। सबसे पहले T1 माइनस T2 बाई टी इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 बाई टू माइनस टी नॉट। ओके समझ गए ना भाई। अब क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे फॉर 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इन 7 मिनट, बस ये ध्यान रखना इन 7 मिनट। तो इनिशियल टेम्परेचर इसको मान लो T1 और इसको मान लो T2 बॉडी का, और ये हो जाएगा उसका टाइम, और सराउंडिंग टेम्परेचर तो ऑब्वियसली सेम रहने वाला है 10 मिनट, ठीक है, सब दे रखा है ना। तो हमसे पूछ रहा है, नहीं ये पहली क्वेश्चन बना लेनी है हमने, ठीक है, ये पहली क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे के नोन है ना। देखो T1 माइनस T2 यानी 60 माइनस 40, तो 60 माइनस 40 बाई टी, टी कितना है सर 7 है सर, और इधर आ गया के, तो 60 प्लस 40 यानी 60 प्लस, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको पूरा, वैसे तो आप समझदार हो कर लेंगे, 10, यहां से आ जाएगा 20/7, और इधर आ जाएगा के, और 60 40 100 50 माइनस 10 या 40 बचेगा, इतना तो कर दोगे ना, 100/2 50 माइनस 10 दैट इज 40, ये कैंसिल हो गया। आप देख सकते हो के की वैल्यू आ गई दोस्तों 1/14, 20 से 42 आएगा, 2 नीचे जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई, के की वैल्यू आ गई। अब ये के कांस्टेंट था, ये नॉन था, इसलिए 2 इक्वेशन हमेशा बनानी है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना मस्त तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब हम अप्लाई करेंगे फॉर जब वो 40 डिग्री से कुछ टी डिग्री सेल्सियस तक हो गया, टी डिग्री सेल्सियस तक, इसको मान लेंगे T1, अब इसको मान लेंगे T2, टाइम उतना ही लिया 7 मिनट, सराउंडिंग टेम्परेचर सेम है, फिर से यूज करो, अब फिर से यूज करो इसके लिए, क्या सर T1 माइनस T2 बाई टी इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 बाई टू माइनस टी नॉट। ओके यहां पे पुट करो, T1 कितना है सर 40 है, T2 कितना है सर इस बार अननोन, टाइम कितना है सर 7, के कितना है सर के ही है, T1 प्लस T2 यानी 40 प्लस T बाई टू माइनस 10। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ के जो यहां से निकाला था, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, 40 माइनस टी बाई 7 इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/14, और यहां पे आ जाएगा 40 प्लस टी, इसका एलसीएम लो, इसमें मल्टीप्लाई करो -20,
और बाई 2 आ गया। देखो कमाल नहीं हो गया? तो इससे इससे कैंसिल कर दो, 2 आ गया, तो और कमाल हो गया। अब इसको इधर लिखो, तो क्या करेंगे सर 40, ठीक है बॉस, माइनस टी, ठीक है बॉस, और इधर आ रहा है 2 नीचे, और अंदर सॉल्व कर लो थोड़ा सा। 40 माइनस 20 दैट इज 20 प्लस टी, ओके, और बाई 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करो तो 40 माइनस टी में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां बचेगा 20 प्लस टी। अंदर देखो अब पता है क्या है, एक्चुअली आप समझने की कोशिश करो। अब पता है क्या है, क्या है सर, कंसेप्ट खत्म हो गया। जैसे अप्लाई किया हमने ये वाला अप्लाई किया फॉर्मूला, आगे तो लिटिल बिट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है, जस्ट कंसेप्ट ये है। समझेंगे कैसे, जब भी कभी एक टेम्परेचर की फॉल करने की सीरीज बन रही हो, 2 टाइम की भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यूज होगा, बात खत्म। वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का नाम यूज करे ना करे, समझ गए आप? यस, मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 160 माइनस 480 इक्वल टू 20 प्लस टी, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, 160 माइनस 20 140 इक्वल टू 5t, ठीक है सर। तो 5 से 140 को कैंसिल कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 आएगा, फिर 8, यानी 28 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर। मतलब ये जो अननोन टेम्परेचर है, जब उस बॉडी का टेम्परेचर 60 से 40 हुआ तो 40 से अब 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये ध्यान रखना आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट। दिस इज द अननोन वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर लिया, 28 डिग्री सेल्सियस। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी 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 क्विकली। क्लियर है बॉस? कर लेंगे ना यार, क्या बात कर रहे हो यार, कर लेंगे यार, मस्त तरीके से कर लेंगे सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इसके, डोंट वरी, 2 क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से अप्लाई करना आ जाएगा, मस्त तरीके से, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसको लिखो, डेटा नोट करो, जैसे मैंने अप्लाई किया ना प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही अप्लाई कर दो, मस्त तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, टेंशन नहीं है। अगर प्रोसेस आपने समझ लिया, फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। डेटा क्या है बिना जल्दी से देख लेंगे। उसने बोला हॉट वाटर cools from 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। मतलब एक गर्म पानी है, जैसे आजकल तो सर्दियां है ना, बहुत गर्म पानी कर लेते हैं, फिर उसका यूज करते हैं नहाने के लिए। आपने बोला यार 10 मिनट बाद नहाता हूं, तो जो गर्म पानी है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना। सो दिस इज द प्रोसेस कि आफ्टर 10 मिनट उसका जो टेम्परेचर था 60 से 50 हो गया, अच्छी बात है, एंड टू 42 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 10 मिनट। तो पहले 60 से 50 हुआ, 50 से 42 हुआ, अगेन नेक्स्ट 10 मिनट्स में पूछ क्या रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बता दो। तो देखो भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, पहले था 60 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, फिर हो गया 42 डिग्री सेल्सियस। यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा 10 मिनट, ठीक है, फिर से टाइम लगा 10 मिनट्स। मतलब ये टी की वैल्यू दे रखी है आपको, टी की है, तो पहले इसके लिए अप्लाई करेंगे, फिर इसके लिए अप्लाई कर देंगे, और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नोट मानते हैं, वो निकालना है। क्या बात कर रहे हो यार, उड़ा लाएंगे, ठीक है। इसके लिए यूज करो, यूज दी फॉर्मूला, क्या सर, T1 माइनस T2 ओवर T इक्वल टू के, सेम प्रोसेस T1 प्लस T2 बाई 2। अब देखो याद भी हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन आप करोगे ना, आपको याद भी हो जाएगा फॉर्मूला, टेंशन नहीं रहने का, याद हो जाएगा बॉस। T1 किसको मानेंगे, इसको, जब आप 60 टू 50 जा रहे हैं, इसको फर्स्ट केस मान के चलो, ठीक है, फिर सेकंड केस इसको मान के चलेंगे। तो जब फर्स्ट केस ले रहे हैं तो ये T1 का काम करेगा, T2 का, यानी हाई लो। तो 60 माइनस 50 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 60 माइनस 50 मतलब 10 बचेगा, टाइम भी 10 ही है। 60 प्लस 50 110 बाई 2 माइनस टी नोट तो चाहिए मेरे को, तो ये तो हो गया कैंसिल, तो 1 इक्वल टू आ गया के, तो यहाँ बचेगा 55। आपको क्लियर दिख रहा है, जब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे ना बॉस, ये आ गया। एज इट इज मान लूं मैं इसको, यस, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, चलेगा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब आप अप्लाई करोगे इसके लिए और इसके लिए, अगेन T1 माइनस T2 बाई टी इक्वल टू के, T1 प्लस T2 बाई 2 और माइनस T नॉट, ओके। तो T1 माइनस T2, अब इसको T1 मानेंगे इसके लिए, क्योंकि 50 से 42 जा रहा है, तो 50 माइनस 42 8 बचेगा, और बाई 10 यहां आ गया के, तो ये आएगा 50 प्लस 42 तो 92 हो जाएगा बाई 2 और माइनस T नॉट। ओके सर, इसको कैंसिल कर देंगे सर, तो ये आ जाएगा 4 बाई 5 इक्वल टू के, और इसको कैंसिल करो, 46 ना, 46, ठीक है, यस, माइनस T नॉट, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करें सर, क्या बात कर रहे हो, T नॉट निकालना है, K भी नहीं पता है, तो जब भी K को हटाना हो तो डिवाइड कर दो, इक्वेशंस को डिवाइड कर डालो, ठीक है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, ठीक है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो इधर है 4 बाई 5 और इधर है K 46 माइनस T नॉट,
तो देखो कैंसिल और 5 ऊपर जाएगा तो 5/4 बचेगा, इधर बचेगा 55 माइनस टी नॉट, यहां बचेगा 46 माइनस टी नॉट। अब बस आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, क्वेश्चन तो 100% सॉल्व होने वाला है, टाइम थोड़ा सा लग सकता है बट क्वेश्चन तो 100% सही होने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें, इसका इसमें, चल भाई करो जरा। 5 इंटू दिस यानी 5 इंटू 6 30, 5 37, 5 चौक 20 और 23, 230 आ गया, ठीक है, और माइनस 5 टी नॉट। आप जैसे मल्टीप्लाई करें आप जल्दी करो, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 2 22, 220 माइनस 40 नॉट। चलो भाई अब क्या करना है, इसको परे लेके जाओ, इसको अरे लेके आओ, ठीक है। तो 230 में से 220 जाएगा तो 10 ही बचेगा ना बॉस, और इधर बचेगा प्लस का 5 टी नॉट और उधर पहले से 4 टी नॉट है तो 10 इक्वल टू हो गया टी नॉट बचेगा यहाँ पे। तो टी नॉट हो 3 तो आसानी से आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। दिस शुड बी द आंसर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग है, ये टेम्परेचर होना चाहिए, ये टेम्परेचर होना चाहिए। आप देख सकते हैं आराम से आपने इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया उनको इजीली, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन फोड़ सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो, मैंने बोला था ना मस्त तरीके से कर देंगे, समझ गए। लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने के बाद आपकी भी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और जल्दी जल्दी आप ये क्वेश्चन करने लगेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, थोड़ा सा दिमाग की सॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग की। ओके ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ नेट एंड स्लॉप कॉलिंग। तो जल्दी से देख लेते हैं, देखते हैं कौन पहले करता है, आप या मैं, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको ऑसम तरीके से सिखा दिया है और आप उसको मस्त तरीके से सीख भी गए हैं। अब आपने अप्लाई करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। वैसे क्वेश्चन तो आप लेंथी वे में भी कर सकते हैं और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत जल्दी विदाउट एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी इसको कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन सर, जल्दी से देख लो, आपके सामने है। जो डेटा गिवन है ना, किस तरीके से कूलिंग हो रही है, क्या क्या टेम्परेचर देख के उसको नोट कर लिया करो। फिर 2 इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इक्वेशन बनाने की जरूरत भी ना पड़े। वो डिपेंड करता है कि पूछा क्या जा रहा है और किस पर्टिकुलर कंडीशन में वो क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। ओके, सो उसने बोला ए बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर, वाह 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 क्या बात कर रहा है। ए बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 75 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इन टाइम T1, ठीक है जी, देन फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस इन टाइम T2 एंड फ्रॉम 65 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन टाइम T3, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम T1, T2 एंड T3? यस 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 मैन। तो देखो सबसे पहले जो बकेट में जो पानी है वो 75 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है सर, और वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है तो 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बढ़िया है सर। उसके बाद 70 से 65 हो जाता है तो 70 से 65 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और 65 से आफ्टर सम टाइम अगेन वो हो जाता है कितना, 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है सर, 60। तो देखो 75 डिग्री सेल्सियस से 70 तक जाने में टाइम लग रहा है उसको T1, ध्यान से समझना, टाइम दे रखा है T1, टाइम है नॉट टेम्परेचर, ठीक है, और 70 से 65 जाने में टाइम लग जाता है उसको T2 और यहां से यहां तक टाइम ले लेता है ठंडा होने में T3। तो वो बोल रहा है T1, T2, T3 में क्या रिलेशन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, इक्वेशन मत बना लेना गलती से भी, डायरेक्ट क्वेश्चन आप बता सकते हो कि कौन सा टाइम ज्यादा है कौन सा कम है। ध्यान से समझो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैंने अभी सिखाया था आपको रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस, बताया था। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ध्यान से समझो। और जब भी टेम्परेचर एक टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर तक जा रहा है आफ्टर सम टाइम टाइम एंड ऑल, ये है रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग यानी कौन सा कौन सी कंडीशन में उसका कूलिंग रेट ज्यादा है, किस चीज पे डिपेंड करेगा, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी कम होगा। कैसे सर, जैसे अगर हम बात करें सर्दियों की, जैसे आजकल सर्दियां चली है ना, विंटर वाली कंडीशन में है हम इस समय, ठीक है, तो सर्दियों में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है और जो भी जैसे हम चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हो, बहुत गर्म होता है, तो एक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एक का टेम्परेचर बहुत कम है, सराउंडिंग का बहुत कम है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो कूलिंग रेट बहुत ज्यादा होगा, चीज बहुत जल्दी से ठंडी होगी। आपने देखा होगा सर्दियों में जब हम चाय पीते हैं और उसको हम थोड़ी देर के लिए रख दें या कोई भी पानी रख दे गर्म करके पानी, वो तुरंत ठंडा हो जाता है। दूध बना के रखो तुरंत ठंडा हो जाता है आफ्टर सम टाइम। कूलिंग रेट बहुत ज्यादा है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मान लिया, ऐसे समझाता हूं, देखो पानी का टेम्परेचर है मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर है यानी 10 डिग्री सेल्सियस, तो देखो 50 माइनस 10 यानी 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है भाई, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है और R इज डायरेक्टली डेल्टा T, तो R भी तो ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो R भी तो ज्यादा होगा। अब गर्मियों की बात करो, समर की बात करो, समर में क्या है, चाय का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, बाहर का भी नॉर्मली उतना ही होता है। लेट्स सी मैंने मान लिया अगर आप ऐसी जगह रहते हो 30, मान लिया 30 है ना, 10 तो होगा नहीं,
गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, 40 तक जाता है, 50 तक भी जाता है। अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हो तो 50 तक भी जाएगा। सोचो राजस्थान राजस्थान वगैरह की बातें करो तो कितना ज्यादा हो जाएगा। नहीं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। ये कम है, तो अगर ये कम है तो कूलिंग रेट भी उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। तो कूलिंग रेट का मतलब होता है मोर टेम्परेचर डिफरेंस मोर कूलिंग, मतलब फास्टली हो जाएगा, फास्टली हो जाएगा। मतलब जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो कूलिंग रेट बहुत ज्यादा होगा, मतलब टाइम कम लगेगा। समझ गए लॉजिक, टाइम कम लगेगा ठंडा होने में। यहाँ पे जो टाइम होगा T1 और यहाँ पे T2, T1 इज लेस देन T2, क्योंकि इसको ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसको कम लगेगा क्योंकि कूलिंग रेट ज्यादा है। सेंस समझ में आया? अब देखो, कूलिंग रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज्यादा उतना कूलिंग रेट ज्यादा, उतना टाइम कम। खत्म कहानी। जिसका ऐसे समझो डेल्टा टी, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस कम कूलिंग रेट कम, तो टाइम ज्यादा लगेगा ठंडा होने में। बस आपने क्या चेक करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली देखो क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है, ओके। तो क्या करेंगे सर, देखो भाई, हमें पता था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, यानी बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर इन पूरी कंडीशन में सेम रहने वाला है सबके लिए, तो हो गया कांस्टेंट। जो भी होगा उस पर्टिकुलर कंडीशन में, जो भी होगा सराउंडिंग टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया है। अब चेंज आएगा बॉडी के, और बॉडी का टेम्परेचर तो दोस्तों हम कैसे निकालते थे, एवरेज वैल्यू चेक करो, देखो बस बॉडी का टेम्परेचर। यानी ये जो कूलिंग रेट है एक तरीके से डिपेंड कर रहा है T1 प्लस T2/2 पे, क्योंकि ये तो उनके लिए कांस्टेंट हो चुका है। तो आप देखेंगे जिसका ये एवरेज वैल्यू ज्यादा होगा उसका कूलिंग रेट ज्यादा होगा, उसका टाइम कम लगेगा, ठंडा होने में उसका टाइम कम लगेगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है सर। अब इसका देखो, इसका एवरेज निकालो, इसका एवरेज टेम्परेचर मैं थीटा ले रहा हूं, एवरेज टेम्परेचर थीटा, तो θ1 प्लस θ2/2 ले लो, तो 75 प्लस 70, तो 75 प्लस 70/2, एक वैल्यू ये आ गई, इसको मान लो θ1, सॉरी इसके लिए थीटा एवरेज इन दो के लिए, पहले इन दो के लिए, फिर हम इन दो के लिए लेंगे, इसको थीटा डैश ले लेते हैं, चलेगा? ठीक है, इसको थीटा डैश मान लेते हैं। और अगर इनका एवरेज निकालूं मैं थीटा डबल डैश, तो आएगा 70 प्लस 65/2। देखो ये दोनों टेम्परेचर इन दोनों के कंपैरेटिवली कम है, तो ये थीटा डबल डैश की वैल्यू ऑब्वियसली कम आएगी कि नहीं है? अब आप इसका कैलकुलेट करो, देखो इन दोनों का, तो थीटा ट्रिपल डैश मान लो, तो 65 प्लस 60 सबसे कम है, तो इनका थीटा ट्रिपल डैश सबसे कम आएगा, तो ये सबसे कम है, फिर θ2 डबल डैश है, फिर सबसे ज्यादा ये है, यानी ये एवरेज सबसे ज्यादा है। और जिसका एवरेज सबसे ज्यादा देख लो उसका रेट भी सबसे ज्यादा, तो उसका कूलिंग रेट सबसे ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं θ1 थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा डबल डैश इज ग्रेटर देन थीटा ट्रिपल डैश, मतलब इसका एवरेज सबसे ज्यादा है, तो इसका कूलिंग रेट, यानी इस पहले वाले का कूलिंग रेट मान लो R1 सबसे ज्यादा होगा, फिर R2, फिर R3, और जिसका कूलिंग रेट सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर, सॉरी उसका जो टाइम है वो सबसे कम होगा, यानी टाइम इसका सबसे कम, इसका ज्यादा, और सबसे ज्यादा टाइम लगेगा ठंडा होने में इसको। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन इन टाइम, कि किसका कूलिंग टाइम सबसे ज्यादा है। दिस इज द रिलेशन। यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस, तो कौन सा ऑप्शन आपका बनने वाला है, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी सबसे ज्यादा जो कूलिंग रेट है जो सबसे ज्यादा कम है वो इसका है, ये वाले का, तो उसको टाइम सबसे ज्यादा लग रहा है, मतलब ठंडा होने में। सीधी सी बात है यार, है ना? तो दिस इज द योर रिक्वायर्ड आंसर एंड यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी इजीली। तो ये मेथड बेस्ट है, ना कि इसको सॉल्व करें, आप डायरेक्ट कूलिंग रेट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस चेक करो, टेम्परेचर डिफरेंस डिपेंड करेगा टोटली एवरेज वैल्यू पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कूलिंग रेट को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ स्मार्टली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ में आई बात? ओके, तो होप सो दोस्तों आपने इसको एंजॉय किया होगा, मस्त तरीके से आप समझ गए होंगे इसका कंसेप्ट, और फ्यूचर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जाके अपने नीट के और जेईई मेंस के ढूंढो जाके क्वेश्चन कितने प्रीवियस ईयर में है, और सारे सॉल्व करो, सारे अभी के अभी जाके सॉल्व करो, फिर देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। ओके, अब इसके लास्ट कंसेप्ट में आपको बताने वाला हूं, दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ ग्राफ। इससे ग्राफ आने का बहुत बड़ा चांस होता है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट ग्राफ सारे मैं डिस्कस कर लेता हूं। ओके भाई लोग, तो जैसे कि मैंने लिख दिया यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, NLC मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, सो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं, कौन से ग्राफ डायरेक्ट एज इट इज पूछे जा सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो 4 डिफरेंट ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया, किस किस के बीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके आप ना जो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो वेरिएबल है, किसके बीच में फंक्शन क्या है, वेरिएबल क्या है, किसके बीच में ग्राफ पूछा जा रहा है, इस पे फोकस किया करो, ठीक है। उसी से हमारे ग्राफ की पहचान होती है कि किसके बीच में आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो और किस तरीके से वो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है बॉस। देखो सबसे पहला ग्राफ बिटवीन बॉडी टेम्परेचर, ध्यान से समझना, जब ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे तो ये देखना किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है।
ठीक है, ये है टीबी यानी बॉडी का टेम्परेचर वर्सेस टाइम, बॉडी का टेम्परेचर वर्सेस टाइम। अब ध्यान से देखो, मैंने रेट लिखाया था आपको माइनस dt ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बी माइनस टी नॉट। बॉडी का टेम्परेचर ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, ये जो है आपका रेट ऑफ टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और ये टाइम है। तो बॉडी का टेम्परेचर और टाइम में इनवर्सली रिलेशन है, इसका ग्राफ हमेशा इस तरीके से बनेगा, हाइपरबॉलिक बनेगा, याद रखना हमेशा। यहां से आप देख भी सकते हैं, ये ऊपर ये नीचे इनवर्सली रिलेशनशिप है इनके बीच में, ठीक है, बाकी को अगर हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ यहां पे नजर आएगा जब भी कभी बॉडी के टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ बताएगा, तो ये ग्राफ होगा, ध्यान देना। ऐसे आप याद भी रख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन मैं नहीं कर रहा हूं, आपको बस याद भी रखनी है कुछ चीजें, ठीक है। अब हमने ग्राफ बनाना है बिटवीन आर एंड डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, यानी टी बी माइनस टी नॉट, बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग। अगर ये एज इट इज पूरा दे दिया ना कि बॉडी का टेम्परेचर दिया, केवल चेंज दिया पूरा यहाँ पे वेरिएबल में, और वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है आर, आर का मतलब रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, तो ये तो आपको पता ही है, 4 डालेंगे आप इसको, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। कैसे सर? देखो अभी अभी हमने किया था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, किया था कि नहीं? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको आप वाई मानेंगे, इसको आप एक्स मानेंगे, एक्स की पावर 1 है, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी क्योंकि इसकी पावर 1 है, डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पूरा का पूरा रेट ऑफ कूलिंग। तो इस तरीके से वेरी करेगा, लीनियर फंक्शन बन जाएगा, जो आपको याद रखना है, लीनियर फंक्शन यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट, कोई भी ग्राफ आ सकता है, यू कैन ड्रॉ, बस देख लेना किस किस के बीच में पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट थर्ड ग्राफ है, रेट ऑफ कूलिंग तो है बट विद रिस्पेक्ट टू बॉडी टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी टेम्परेचर, ध्यान से समझो, कूलिंग रेट तो है बट विद रिस्पेक्ट टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है सर, कैसे करेंगे? देखो इस फॉर्मूले से ही निकाल सकते हो आप, इसी फॉर्मूले से। कैसे? देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टी को आप लिखेंगे TB माइनस टी नॉट, और ये वैल्यू कांस्टेंट है एक तरीके से, ये वैल्यू एक तरीके से कांस्टेंट है। तो पता है आपको यहाँ पे किस तरीके का ग्राफ बनेगा? TB आप इसको वेरिएबल मान लेंगे और ये कांस्टेंट, स्लोप नेगेटिव, आप देख सकते हैं इंटरसेप्ट इसका स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव होगा, कहीं नीचे ये कट करेगा, कहीं नीचे यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करना चाहते हो तो किस तरीके से आप बना सकते हो? तो अगर मैं एक कांस्टेंट ले लूं यहाँ पे कोई k, तो यहाँ लिखूंगा मैं TB माइनस टी नॉट, तो इसको मान लो आप y, ठीक है, ये कुछ कांस्टेंट k है और k TB माइनस k टी नॉट ऐसे मान लो। तो ये y है और ये x का काम करेगा क्योंकि आप इसके और इसके बीच में निकाल रहे हो, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ ये k है इंटू x माइनस ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। तो याद करो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है ये पूरी ये नेगेटिव है, यानी इंटरसेप्ट नेगेटिव है, यानी ऊपर कट ना करके नीचे कट करेगा और स्लोप पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्योंकि x की t की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा इस तरीके से, लेकिन यहां कट करके चलेगा, ध्यान देना। और ये वैल्यू किसकी है? k टी नॉट की वैल्यू है कुछ जो भी होगी, ठीक है। बट ग्राफ समझो आप, स्ट्रेट लाइन ये वाला ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, अगर केवल पूरे डेल्टा टी के बीच में पूछ रहा है, लेकिन अगर केवल बॉडी टेम्परेचर को ले रहा है तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट ना होकर नीचे से स्टार्ट होता है। ये देखो इसमें ये डिफरेंस है, ये चेंज इन टेम्परेचर का है, ये ओनली रेट और बॉडी टेम्परेचर का है। तो ये जो एडिशनल टेम्परेचर बचा उसकी वजह से, चूंकि वो नेगेटिव है, नीचे से ग्राफ स्टार्ट होता है ना कि ओरिजिन से। समझ गए लॉजिक? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। एंड दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ जिसके पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस अब होने वाले हैं, वैसे तो इसमें से कोई भी आ सकता है। अब दोस्तों ध्यान से देखो, अगर वो ln ऑफ डेल्टा टी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाता है, ln ऑफ डेल्टा टी का मतलब log ऑफ बेस ई पे डेल्टा टी का मतलब TB माइनस टी नॉट, यानी चेंज इन टेम्परेचर का लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, लॉग लिखा हो अगर उसके सामने, ना कि केवल डेल्टा टी लिखा हो, ठीक है, समझ गए आप? लॉग डेल्टा टी है ये ई बेस पे, ठीक है, और वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मिल जाए तो दोस्तों ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन स्लोप डाउन बनती है, यानी नेगेटिव स्लोप बनेगी इसकी, ठीक है। इंटरसेप्ट इसका पॉजिटिव रहेगा, स्लोप इसकी नेगेटिव होगी, यानी स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे को आएगा, बस ऐसे याद रखना, ऊपर से नीचे को बनेगा, ठीक है, स्लोप नेगेटिव होगी, ठीक है। जब यहाँ पे ln फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, डेल्टा टी लिखा होगा, तब ये बनेगा वर्सेस टाइम, ये टाइम है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 ग्राफ्स हैं जो आपको याद रखने हैं। मैंने समझा भी दिया है कि किस तरीके से डील कर सकते हो आप इनके साथ, नो प्रॉब्लम, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यार देखो सारी चीजें जो हो सकती थी पॉसिबल इसमें, जिस पे क्वेश्चन आ सकते थे, तो मैंने सब कुछ डिस्कशन कर लिया, यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको करा दिए। सो होप सो आपने एंजॉय किए होंगे, मस्त तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब एक छोटा सा प्यारा सा जैसे कि मैंने आपको बताया था थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है, उसको जल्दी से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके फॉर्मूलाज आपको बता देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला एज इट इज पूछे जा सकते हैं, उन पे न्यूमेरिकल डायरेक्ट एज इट इज पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं आए बट उनके फॉर्मूले जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, सो होप सो आप एंजॉय कर रहे होंगे इस पूरी कहानी को मेरे जुबानी, और हम साथ में मिलकर, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, एग्जाम को पढ़ेंगे, इसलिए आपका साथ दूंगा, लास्ट टाइम तक आपका साथ दूंगा। ठीक है, हर चीज आपको सिखाऊंगा। ओके, सो प्यारा सा छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया थर्मल स्ट्रेस, जल्दी से इसको विद इन 10 मिनट समझो, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करोगे तो वहां पे इसका यूज भी होने वाला है। ठीक है, तो यहीं पे देख लेते हैं जल्दी से, बेसिक सा तो है ही यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो वो बोलता है कि थर्मल स्ट्रेस कब क्रिएट होता है। देखो आप, स्ट्रेस कुछ इंटरनल फोर्सेज होते हैं, इंटरनल फोर्सेज होते हैं जो पर यूनिट एरिया क्रिएट होते हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही स्ट्रेस कहते हैं। और ये जो स्ट्रेस बना है ये मैकेनिकल वेव में नहीं बना है, मैकेनिकल मतलब कोई मैकेनिकल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, ये थर्मल है, मतलब ये ड्यू टू टेम्परेचर है, यानी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बना है, हीटिंग की वजह से बना है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस मीनिंग हीटिंग की वजह से बना है, बस इतना लॉजिक समझो। यानी जो स्ट्रेस अंदर ही अंदर मेटल के टेम्परेचर के इंक्रीमेंट की वजह से डेवलप होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। देखो ना, हम जब किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल का, तो वो एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, अगर हम उसको एक्सपेंड ना करने दें, उसको रोक दे, समझ रहे हो आप, तो वो अंदर ही अंदर कुछ फोर्सेस क्रिएट कर लेता है, बॉस, इनको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। समझ गया लॉजिक? थर्मल स्ट्रेस मतलब कुछ इंटरनल फोर्सेस जो उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे एक्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो सर सही है सर, मतलब क्या करेंगे आप, थर्मल स्ट्रेस को मैं टाउ TH से डिनोट करूंगा, मतलब टाउ मतलब स्ट्रेस और TH मतलब थर्मल। तो थर्मल स्ट्रेस मतलब मैंने एक सिंबल यहाँ पे बना लिया अपने लिए, जिससे मैं बार बार मेरे को थर्मल स्ट्रेस ना लिखना पड़े। समझ गए आप लॉजिक? यस। अब क्या करेंगे सर, स्ट्रेस तो हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब बेसिकली ये कब होगा, जब एक आप कोई रॉड, जैसे एक रॉड है आपके पास ये वाली, ठीक है सर, ठीक है, और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ऑलरेडी हमने सीख रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक्सपेंशन हमने सीख रखा है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है वो हमने सीख रखा है। ठीक है, तो एक रॉड है जिसकी लेंथ इनिशियली L है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये A है। ठीक है, ये किसी मटेरियल की बनी है, तो यंग मॉडुलस इसका Y हमने ले लिया, गामा टाइप का ये, तो इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ये ध्यान रखना, यंग्स मॉडुलस है ये। जब स्ट्रेस की बात करें तो यंग मॉडुलस तो आएगा। यंग मॉडुलस तब आता है जब लेंथ में चेंज होता है, ध्यान देना। यंग मॉडुलस तब आता है जब लीनियर चेंज हो, लेंथ में चेंज हो। ओके, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ओके, अब इसके इनिशियल टेम्परेचर रॉड का कुछ टी मान लो, इसमें स्ट्रेस पता है कब क्रिएट होंगे, जब इसके दोनों एंड फिक्स्ड होंगे रिजिडली किसी फिक्स सपोर्ट के थ्रू। एंड ए इसका ये वाला एंड 1 और ये वाला एंड, दोनों को फिक्स कर दो। देखो जैसे यहाँ पे किया आपने, दोनों एंड को फिक्स कर दो। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाओ, लेट्स सी, लेट डेल्टा बाय डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज, बाय डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज्ड, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है। ठीक है, डेल्टा टी से। तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एक्सपेंड करेगी बाहर को, है ना, ये एक्सपेंड करना चाहेगी बाहर को, तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होना चाहेगा बाहर को। ठीक है ना, लेंथ में इंक्रीमेंट होना चाहेगा बाहर को, लेकिन इसके अंदर, मैंने बोला ना, इसके अंदर जैसे ही एक्सपेंड करना चाहेगी तो ये रिजिड सपोर्ट पे फोर्स अप्लाई करेगी एक्सपेंशन के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे फोर्सेज अप्लाई होंगे, तो अगर इसकी लेंथ में हम चेंज नहीं कराना चाहते, इसको एक्सपेंशन से रोकना चाहते हैं, तो उसके अंदर इंटरनल फोर्सेज डेवलप हो जाएंगे जो इसके अपोजिट इस क्रॉस सेक्शन पे अपना फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इन्हीं स्ट्रेस को हम बोलते हैं टाउ फोर्स पर यूनिट एरिया। और जो स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं जिससे कि यहाँ किसी तरह के कोई स्ट्रेन क्रिएट ना हो, उसको प्रिवेंट करना चाहता है एक्सपेंशन से, वो उसको प्रिवेंट करना चाहता है, तो उसकी वजह से वहां पे स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है, जिनको नाम दिया गया थर्मल स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस केवल एंड केवल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से डेवलप होते हैं। समझ गए? टेम्परेचर डिफरेंस, जब भी कभी थर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे, समझ जाना जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना है आपने। ठीक है जी, टेम्परेचर डिफरेंस पे फोकस करेंगे आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से समझो। अगर आप स्ट्रेस निकालना चाहते हो तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया,
ठीक है सर, तो ये यहां से फोर्स भी निकाला जा सकता है, इसको बोलेंगे थर्मल फोर्स, ये है थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल फोर्स आप निकाल सकते हो, स्ट्रेस अगर पता चल जाए तो मजा है, इनटू उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहां से निकाला जाए। अब हम स्ट्रेस के बारे में सोचेंगे। अब ध्यान से देखो, आपको पता है यार, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको थोड़ा सा तो आइडिया रहेगा ही रहेगा, जो हमने स्ट्रेस का जो कंसेप्ट होता है, नॉट इन फ्लूइड मैकेनिक्स, जो आपकी बल्क मैटर जो प्रॉपर्टीज होती थी आपके पास, ठीक है, जहां पे हम किसी मटेरियल की बात करते थे, स्ट्रेस स्ट्रेन की हम बात किया करते थे, ठीक है। चलो देखो, अब हम करेंगे क्या सर, इलास्टिसिटी वाला चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो जो यंग मॉडुलस होता है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो स्ट्रेस को हम निकालेंगे y इंटू स्ट्रेन, ठीक है, y इंटू स्ट्रेन, ये स्ट्रेन निकालना है। और स्ट्रेन का मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने थर्मल एक्सपेंशन आपको सिखाया। अगर ये स्ट्रेन मिल जाए तो बात बन जाए। देखो, जो यहाँ पे चेंज इन लेंथ हो रहा है एक्सपेंशन की वजह से, उसको हम प्रिवेंट कर रहे हैं बाय इंटरनल फोर्सेज जो एक्ट कर रहे हैं, जो स्ट्रेस वहां पे डेवलप हो रहे हैं। अगर हम उसकी स्ट्रेन निकालें तो मैंने आपको बताया था, जब लेंथ चेंज होती है वो किसकी वजह से चेंज हो रही है, ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल है, किसकी वजह से, डेल्टा टी। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी आएगा। अल्फा होता था लीनियर टेम्परेचर कोफिशिएंट, सब कुछ आपके सामने है दोस्तों। तो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज जो है ओवर ओरिजिनल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। दोस्तों इसको बोलते हैं स्ट्रेन, इसको बोलते हैं स्ट्रेन, है ना। लीनियर लेंथ चेंज होती है तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बन जाएगी। लेंथ में जब चेंज होगा, अल्फा डेल्टा टी टेम्परेचर कोफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। कम ऑन गाइस, चेंज जो उसका किया गया टेम्परेचर रेज करने के बाद, इसको यहां पे पुट करो तो जो थर्मल स्ट्रेस आएगा, ये इसको लिखेंगे TH गामा इंटू अल्फा डेल्टा टी। ये बन गया आपका थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। जब भी कभी पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल आएगा, डायरेक्ट यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या फॉर्मूला एज इट इज डायरेक्ट पूछा जा सकता है। गामा मींस यंग मॉडुलस, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज योर वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और स्ट्रेन तो आपको पता ही रहेगी, यहां से आप स्ट्रेन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे थर्मल स्ट्रेस पूछा गया तो थर्मल स्ट्रेस थर्मल फोर्सेस पूछे गए तो थर्मल फोर्स यहां से आप निकाल सकते हो, क्योंकि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो थर्मल जो फोर्सेज होंगे दोस्तों वो आ जाएंगे स्ट्रेस इंटू एरिया। तो यानी यहां पे स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी गामा ए डेल्टा टी इंटू ए। तो आप नॉर्मल लिख सकते हो, दिस इज गामा ए अल्फा डेल्टा टी। ये आगे नेट थर्मल स्ट्रेसेस, दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, सब कुछ आपके सामने है। इस तरीके से काम करता है आपका थर्मल स्ट्रेस। यानी टेम्परेचर चेंज करने से किसी भी रॉड का जो लेंथ में एक्सपेंशन होने की कोशिश होती है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट वहां पे हो जाते हैं, वहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं वो थर्मल स्ट्रेस है। जो फोर्स क्रिएट होते हैं वो थर्मल फोर्सेज होते हैं। समझ गए। एक्सपेंशन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होने की कोशिश करती है। वो रोड इनके दोनों के बीच में फिक्स ना होती तो एक्सपेंड कर जाती है। फिक्स है तो वो जो सपोर्ट्स है उनको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस पर बाहर को फोर्स लगा रही है, वो रोकने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वहां पे स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं। बात खत्म, ठीक है। समझ गया ना लॉजिक। तो ये था इसका कंसेप्ट दोस्तों। आप इसका यूज करेंगे क्वेश्चन करने के लिए। ये लेक्चर, ये पर्टिकुलर वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है सारे कंसेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। इस पे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, आप जाके सॉल्व करेंगे, मस्त तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ऑसम से कंटेंट के साथ। ओके, आपको सिखाऊंगा ऑसम तरीके से, ठीक है। तब तक प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे से। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।